योर टीचर रिदिम। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मुझे अब इसके इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने भी इसको पढ़ रखा है, पहले से तुम्हारे मैम ने इनको समझा रखा है, या फिर तुम्हें पहले पढ़ना है तो भी तुम्हें 8th क्लास में भी तो हम लोगों ने सबने पढ़ा है मिलकर कि कौन है ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबको पता है इसका नाम सेल है। नहीं तो भाई अगर तुम थोड़ा सा आगे निकल जाओ, पहली फोटो में सेल दिखता है, हमें पता है कि क्या हो सकता है ये, है ना। पहला पेज खोलते ही पता चल जाएगा। अगर तुमने वो भी नहीं खोला तो भाई तुम लोग बहुत आगे का सोचते हो। अच्छा है, तो मैंने इस बार थोड़ा सा फोन दूर रखा है अपना, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि मेरी आवाज तो फटी फटी सी आती है, तो मैंने बस अपना फोन दूर रखा है। तो अभी स्टार्ट करते हुए मैं तुम लोग एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें एक स्टोरी की तरह इसको समझाऊंगा कि अपनी स्टोरी बना रहा हूँ भाई। मैं ये मत कहना बाद में की स्टोरी बकवास थी, खुद से बना रहा हूँ एंड मोमेंट पे। तो तुम्हें जस्ट सुनना है, बस याद कर लो बस स्टोरी को, है ना। सुन के तुम्हें खुद याद हो जाएगी क्योंकि मैं जानता हूँ कहानी सुनने में हम सबको बड़ा मजा आता है। जिसको नहीं आता फिर तुम लोग एनीमे देखते होगे, क्या कह सकते हैं, है ना। तो आगे हम लोग अभी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को चैप्टर को स्टार्ट करने स्टोरी में तुम्हें स्टार्ट कर स्टोरी को। तो सुनो, मैं गया गूगल पे, मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा था। वहां जाते जाते मुझे वहां पर नाम दिखा, रॉबर्ट हुक। मैंने इस बंदे के नाम पे सर्च किया, विकिपीडिया में पता चला एक बंदे ने सेल को। अब जितना मतलब कि 5th क्लास के हिसाब से अगर मैं उसको देखूं तो सेल के लिए मेरे पास जो सेल होगा ना, वो होगा वो सेल जो हमारे रिमोट में रहता है और हम उससे टीवी चलाते हैं भाई, इतना हमारे लिए ठीक है। अब जब मैं उसको पढ़ने लगा तो फिर मेरे दिमाग में बजी घंटी, मैंने निकाली माइक्रोस्कोप। मेरे को अब विकिपीडिया में मेरे को पता चल गया सेल क्या है, हमारी बॉडी उससे बनी हुई है। अब मैं तो बहुत सारा सोच रहा था भाई उसके बारे में, मेरा माइंड विचित्र कह सकते हैं ना, बड़ा अजीब किस्म का। तो मैं बस उसको सोच रहा था उसके बारे में कि जैसे कि इन लोगों ने क्या रखा है ना, यहाँ पर माइक्रोस्कोप निकालो। मान लो मैंने माइक्रोस्कोप निकाल दी, वहां पर मैंने ऑनियन पील को काट काट के छील छील के आंखों में सुला ला के बड़ा रोना आया यार उस टाइम पे। मतलब कि मान लो, इमेजिन करो बस, है ना, मैं रो रहा हूँ, शक्ल नहीं पता तो चिंता करो, कार्टून बना लो, मेरे को नहीं समझ के तो समझ लो। अब मैं रो रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है भाई कि मैं प्याज काट रहा हूँ। प्याज बेचारी की कोई लाइफ होती है, ये सोच सोच मेरा बड़ा दुख हो रहा है ना। उसको जो पता नहीं क्या होता है उसके साथ हुआ आता है, मेरे को भी नहीं पता भाई, बहुत दुख हो रहा है मेरे को उसकी वजह से। और अब मैंने जब देखा भाई मेरी आंखें आंसू से लथपथ है, माइक्रोस्कोप भी गंदी हो गई। फिर मैंने उसको पहुंचा, ठीक किया, स्लाइड्स तैयार की, स्लाइड के अंदर डाला ऑनियन पील, उसके अंदर मैंने ग्लिसरीन डाला, बहुत कुछ किया, है ना। उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरे को दिखा ये विचित्र चित्र। हाँ, ये विचित्र चित्र, क्योंकि अब मेरे को उस टाइम सेल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, तो मेरे को ये विचित्र चित्र दिखा जिसमें मेरे को बस एक पॉइंट पे ध्यान गया। जो ये पॉइंट आप देख सकते हैं सामने, इस पॉइंट पे ध्यान गया। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जिसके बारे में उन लोगों ने पहले बिना सस्पेंस तैयार किए इन्होंने बता दिया कि इस पॉइंट का नाम न्यूक्लियस है, जो चीज है ये सेल है। अब जब इसकी ड्राइंग बनानी है तो भाई मैंने बड़ा अच्छा तरीका निकाला हुआ है इसका। सिंपली तुम्हें अगर इसकी हमें मिलेंगी अभी अभी तो नहीं, मैं नहीं बताता, चलो भाग बताऊंगा कभी। देख लो भाई, सस्पेंस तुम्हारा और बढ़ा रहा हूं मैं। आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो इन लोगों ने हमारा सस्पेंस खत्म कर दिया, न्यूक्लियस आ गया। मैं इसको तुम्हें आगे जाकर डिफाइन कर दूंगा। तो अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है कि मैं देख रहा हूँ इसको, मेरे दिमाग में वो हो रहा है, बड़ा चल रहा है कि भाई इतना बड़ा प्याज था, छोटा होकर इतना ज्यादा अजीब कैसे हो गया, कभी मैंने इसको ऐसा देखा नहीं, ऐसा कैसे हो गया भाया। तो अब चलो टॉपिक पढ़ते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं पहली बारी की। और हाँ, एक और बात, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। भाई बहुत पुराना बंदा है ये, इसको तो नाम भी इज्जत से लो। रॉबर्ट हुक जी ने हमारे लिए सेल डिस्कवर किया था, उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया हम पे, पूरा चैप्टर बना के। ये लो बच्चों, चैप्टर है पूरा, ये मेरी वजह से आया, तुम लोग आराम से पढ़ो, मैं चाहता हूँ तुम लोग दुखी होकर पढ़ो, है ना। ऐसे करके उन्होंने हमें चैप्टर दिया। ये आगे बढ़ते हम देखते हैं व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। क्या बने लिविंग ऑर्गेनिज्म, किससे बने हैं भाई। जब तुम लोगों ने पहले ही बताया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, तो उस यूनिट को डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करके, ट्रिलियंस में मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसको मल्टीप्लाई करके, सेल को मल्टीप्लाई करके, हमें पता है। तो फिर क्यों पूछ रहे हो सारा सा क्वेश्चन, हमें पता है इसका आंसर, तो बस सेल आंसर। तो अब देखो ना, उस टाइम पे ना
हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं ना एटम से बने होते हैं, तो मेरे को ये नहीं पता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये तो पता चल गया सेल से बना है, मेरे को तो ये पता चल गया सेल से बना है, लेकिन बाद में अभी जाके बस खुलासा हुआ है कि सेल बना है एटम से। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल क्यों है, फिर एटम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है एटम? जबकि हम एटम से बने हैं, जब सेल से नहीं बने, सेल भी एटम से बना है, तो फिर एटम को यहाँ क्यों नहीं लिखा गया आंसर में? मैं बताऊं? क्योंकि यूनिट मतलब उसका एक भाग, और भाग में वो थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो उस पूरी चीज में है। जैसे कि हम लोग अब शब्द पढ़ते हैं, है ना, तो शब्द के भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं, है ना, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द वगैरह वगैरह। मैं कहीं और ही चला गया भाई, मेरे को याद नहीं आ रहा, सॉरी थोड़ी देर के लिए। आगे बहुत सारे यूनिट होते हैं, लेकिन वो भी शब्द ही होते हैं। तो वैसे ही लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक यूनिट, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की यूनिट भी लिविंग होनी चाहिए, तो उस हिसाब से सेल होगी। क्योंकि एटम लिविंग नहीं कह सकते हम लोग उसको, उसके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पर एक सेल के अंदर है, वो खुद का खाना बनाता है। हाँ, किचन में जाके खाना बनाते हैं भाई, बनना भी देख, किचन में मिलेगा तुम्हें उसके अंदर इनबिल्ट भाई पूरा रूम फैसिलिटी सब मिलेंगी। उसके अंदर जनरेटर भी है, बताऊंगा आगे जाके मैं, है, उसके पास खुद का दिमाग भी है, उस दिमाग के अंदर पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकड़ी होती है, न्यूक्लियोइड नाम की, न्यूक्लियोलस सॉरी, है ना। तो इसके बारे में हम आगे सुनेंगे स्टोरी में। तो अब इसी को देखते थे, मैंने तुम्हें ये टॉपिक क्लियर करा दिया कि एटम क्यों फंडामेंटल यूनिट नहीं है। देखा भाई कैसे कैसे पढ़ा रहा हूं मैं, सारी स्टोरी के लाइन में कोई किताबी बाद में। चलो आगे देखते हैं। व्हाट आर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। अब देखो सेल मेनली बना है, मेनली नहीं कह सकता, मतलब कि उसके तुम लोग कह सकते हो कि मेन पार्ट्स, मतलब जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, इसको तुम अगर देखो तुम्हें क्या क्या मेन दिखता है इसमें, स्किन और हमारे ऑर्गन्स, राइट। तो जो बाहर की तरफ दिखते हैं हमें उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो तुम्हें इसमें क्या क्या दिख रहा है। एक हमें दिख रहा है इसमें बॉर्डर, सेल के जो बॉर्डर्स बने हुए हैं वो। अब ये बॉर्डर्स किससे बने हुए हैं? एनी गेस? हाँ मैं जानता हूँ तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा। कहाँ गया मैं? हाँ कहाँ गया ये, कहाँ पहुंच गया मैं? हाँ क्या हो गया? हाँ चलो मैं बता ही देता हूँ। तो आंसर है ये वर्ड जो यहाँ आ रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये सबसे पहला बात आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये बॉर्डर्स है हमारे सेल की। ये बॉर्डर्स ऐसे हैं कि तुम लोग मान सकते हो कि लिफाफा है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं। तो इस लिफाफे का नाम है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि तुम मान लो कि हमारा पूरा घर है, घर के बाहर से जो जितना में बाहर का पार्ट दिखता है ना घर का, वो है घर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो है सीटोप्लाज्म। सीटोप्लाज्म एक फ्लू लाइक, मतलब जेली लाइक, मतलब कि मान लो कि व्हाइट कलर की ट्रांसलूसेंट जेली है। ट्रांसलूसेंट का मतलब तुम्हें पता होगा, जो पार्शियली विजिबल होती है, जिसके लाइट उसके अंदर से पार्शियली जा सकती है, ट्रांसफर हो सकती है उसके आर पार, तो उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो फिर वो है हमारा सीटोप्लाज्म, लिक्विड साइक, जली सा। खाना मत, सोचना मत कि चलो हाथ खाता उसके बाद सीटोप्लाज्म निकलेगा बहुत टेस्टी जली जला, नहीं हम लोग ऐसी क्रीपी हरकतें नहीं करेंगे। और तीसरी मेन पार्ट होती है सेल का दिमाग, न्यूक्लियस। जो मान लो सेल के लिए कंप्यूटर है, दिमाग है, सीपीयू है, जो समझना समझ लो, क्योंकि हम लोग हैं अजीब सोचने वाले। हाँ तो अब आगे बढ़ते हुए हम क्या चलता है कि सिर्फ ये 3 चीजें नहीं है सेल में, दिखने में बस ये 3 चीजें आती है। जैसे कि ऑनियन पील में देख लो 3 चीजें दिख रही है तुम्हें, बॉर्डर, अंदर का मटेरियल कुछ, और एक डॉट। हाँ बस एक डॉट है, न्यूक्लियस, ये बस एक डॉट के फॉर्म में मान लिया अभी हमने, है ना। और हाँ इससे मुझे याद आया, अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं लाइक किया है कि इस पे मैंने एक और वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चिंता मत करो। वो वीडियो भाई मैंने क्या एनिमेशन है ना, तुम लोगों को सब समझा रखा है, देख लेना भाई, बड़ा मस्त, मजा बड़ा आता है उसमें। मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी भाई। अगर तुम लोगों को मेरी मेहनत की कदर नहीं है तो बात अलग है। इतना दुख होता है देखो मेरे को जान के। आगे अगर हम देखें तो इस स्टोरी में क्या होता है कि अब मेरे अंदर चढ़ती है चप, समझ गए ना मतलब। हाँ कि आखिर इसमें और क्या क्या है बबुआ। हाँ तो इन 3 स्ट्रक्चर्स के, ओ हाँ इस पैराग्राफ में तो बहुत कुछ लिखा है। हाँ तो मेरा इसको पढ़ने का मन तो नहीं था, लेकिन तुम्हें पढ़ के सुनाना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों का भी मन नहीं होगा पढ़ने का, जानता हूँ मैं अभी।
बुक्स पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ना पड़ेगा मेरे को ही। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, मैंने बता दिया था, मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी। He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. अब उस बंदे के पास कोई हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थी जो हमें कोई वायरस दिखा देगी, नहीं। देखो मैं तुम्हें एक और चीज बता रहा हूँ फिलहाल, वायरस सबसे छोटी चीज है, इसको हम अभी तक देख सकते हैं शायद या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर यार, इतना मतलब कि मत चढ़ो यार मुझ पे, जितना मुझे याद है तो वो सबसे छोटी यूनिसेलुलर कह सकते हो तुम लोग चीज है शायद, हाँ। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो उसी को देखने का काम आया, तो तब उनके पास इतना कुछ नहीं था। 1665 भी सोच लो, आज से कुछ 350 ईयर्स अगो, राइट, कुछ ऐसे कैलकुलेट, मैं तुम मैथमेटिक्स तो पढ़ाने नहीं वाला, तो तुम लोग बस अभी ध्यान रखो इस पे, है ना। उसने बस इतना बता दिया कि मैंने एक कॉक लिया था ना, तो मैं तुम्हें पूरा सुना देता हूँ इसकी स्टोरी भी, तो मेरे को स्टोरी सुनने में आजकल मजा आने लग गया है। तो इसके टाइम में राजा तो था ना इसके वहां पर, वो बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था भाई, पर क्या करें, राजा बन गया बेचारा। तो उसने साइंटिस्ट को बुलाया, बोला कि भाई तू चेक कर कि क्या चीज किससे बनी, पता नहीं उसका कोई और काम भी किया था उसने, बहुत सारे काम किए थे। अब लियोनॉक जो हमारे जो रॉबर्ट हुक थे, ये बड़े थे कह सकते हैं अकलमंद या फिर संकी टाइप, है ना, गलत में यूज करते, पर यही वाला असल भाई, है ना। तो वो इस टाइप के थे कि उन्होंने सोचा कि भाई राजा ने मेरे को काम दिया है, पैसा भी दिया है, तो क्यों इस पैसे वही सही जगह इस्तेमाल किया जाए, और मैंने सारी रिसर्चेज इसी पैसे में खत्म कर लूं। देख लो भाई कितना ज्यादा वो था, काम चलाऊ टाइप, है ना। और सारी रिसर्चेज पे खत्म स्टार्ट कर दी। उसने हर चीज को देखा, यहाँ तक कि माइक्रोस्कोप में जाके उसने ना अपना जो घर का दरवाजा था ना उसको भी तोड़ के देखा उसने, सच्ची उसको इतने पीसेस करके देखे। तो उसने देखा कि खाल, समझते हो खाल, जो हमारे पेड़ होते हैं ना, पेड़ जो कि सूखा पेड़ है तो उसके ऊपर ब्राउन उसकी चमड़ी नहीं थी, खाल, है ना, उसको काट के उसने उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, वहां उसको पता चला सेल्स है ना। अब उसी ने सेल्स का नाम भी दिया, और पता है किस लॉजिक की वजह से, मतलब कि यार उसको साइंटिस्ट कह रहे हैं जिस हिसाब से उसका लॉजिक भी है ना। उसने लॉजिक ये दिया कि मैंने सेल्स का नाम इसलिए सेल्स रखा क्योंकि पिछली बार उसने ऐसी चीज, ऐसे जैसे कि हमारे यहाँ पर बनी हुई है शेप, ऐसी चीज उसने एक तो हनीकॉम्ब में देखी थी, और एक तपस्या करते हैं ना लोग, उनको ऐसे बैठे हुए देखा, इसके न्यूक्लियस पॉइंट दिख रहे ना, वहां वो ऐसे ही जगह पे बैठे हुए थे। मान लो एक दीवार है ऊंची सी खंडहर सी, वहां वो ऐसे बैठे हुए थे सेल बना के, है ना। उस जगह को उस टाइम सेल कहते थे, है ना। सेल को सेल का एक और सेल एक और चीज का नाम है जो है जेल का जो होता है ना कमरा, उसको भी सेल कहते हैं, चलो सेल के अंदर, है ना। तो उसी हिसाब से उसने उसका नाम रख दिया सेल। तो इस हिसाब से नाम पड़ा था सेल का सेल, और इस हिसाब से उसने बताया था कि हर एक चीज तो नहीं बताई थी उसे, शायद उसने ये बताया था कि कॉक बनी हुई है सेल से, उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी बताई थी, तो अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया पूरे अच्छे तरीके से। तो बता दें कि सेल नाम की कोई चीज होती है, और ये होती है बस होती है। तो आगे जाके लियोनहॉक इन 1664 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, भाई देख लो तगड़ी माइक्रोस्कोप लेके आया बंदा, ये कुछ ना कुछ तो करने वाला है। डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इन्होंने क्या किया, गंदे पानी जिसको हम पी नहीं सकते, पॉन्ड वाटर को लिया, उसको डाला स्लाइड के अंदर, और क्या किया, कुछ नहीं किया, माइक्रोस्कोप से देख लिया, वहां उसको सेल दिखे। अब कोई बैक्टीरिया के सेल हो सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते कौन सेल थे, अब उसको भी पक्का पता नहीं चला होगा कि ये उसका सेल है, बस उसने किसी की थ्योरी के बेसिस पे बता दिया कि ये भी सेल है। और उसको अब हमें भी पता है बैक्टीरिया एक ही सेल से बना होता है, इसलिए उसको भी हम सेल ही कहेंगे एक तरह से, तो उसने बता दिया कि ये सेल है। विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. अभी तक मतलब कि रॉबर्ट हुक ने तो बता दिया कि सेल नाम की कोई चीज होती है, उसने उसका डायग्राम भी बना दिया, है ना, राजा को दिखा दिया, सबको दिखा दिया, अपनी बुक भी छाप दी, बहुत सारे पैसे भी कमा लिए इस बात से। लेकिन अब रॉबर्ट ब्राउन ने कितने में 1831 में बताया कि जो डॉट तुम लोग देख रहे हो ना, ये न्यूक्लियस है। मतलब कि तब तक वो लोग सोचते थे बस एक डॉट है, उसमें कोई काम नहीं, क्योंकि तब तक इतनी ज्यादा
एनहांस माइक्रोस्कोप नहीं आई थी कि वो बता दे कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है या फिर न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा डिफाइंड है, उस हिसाब से किसी ने कुछ बताया नहीं था अभी तक। तो इन बंदे ने बताया कि ये न्यूक्लियस है, और शायद उन्होंने ये भी बताया कि इसका कोई काम भी है। यार मेरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे साइंस के टीचर जानबूझ के हमें इनकी हिस्ट्री पूछेंगे, तो बस ध्यान में रखना। हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल? अब फॉक्यूजी इन, अब मुझे नहीं पता तुम लोग किसको डिफाइन करने वाले हो, बस भाई इसका नाम है ही ऐसा। तो क्यूजी इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance in the cell। जो मैंने बताया सीटोप्लाज्म, उसको उसने नाम दे दिया प्रोटोप्लाज्म। अब तुम लोग एक ध्यान रखना चीज कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और सीटोप्लाज्म को ही हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो बस तुम लोग याद रखना भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and that the cells is the basic unit of life। अब जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, उनको इसने डिफाइन करके लिख दिया, बस कुछ नहीं किया इन लोगों ने, बस लिख दिया। मतलब कि आज अगर तुम लोग बता दोगे ना कि किसी ने किसी चीज पे नहीं लिखा होगा, है ना, तुम लोग बता दोगे जैसे कि मान लो अंतरिक्ष से एक एस्ट्रॉइड गिर के आया, तुम्हें वो एस्ट्रॉइड मिला और तुमने कहा ये एस्ट्रॉइड भी सेल से बना हुआ है, तुम्हें तब भी ना तुम्हें देखना तुम्हारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिख देंगे। इतना ज्यादा वो है ना, इतना ज्यादा वो है स्कोप है इस जॉब में ना। तुम लोगों को बताना किसी अननोन चीज का कि ये भी इस चीज से बनी हुई है और कुछ नहीं करना है। द सेल थ्योरी दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, हाँ ये तुम्हें पता है। सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाय 2 बायोलॉजिस्ट। अब यहाँ पर एक नई स्टोरी आ जाती है कि जो बायोलॉजिस्ट थे उनमें से एक ने बताया कि जो एनिमल्स हैं ये भी सेल से बने हुए हैं, और एक ने बताया प्लांट्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। नहीं भाई, एनिमल सेल का तो फिर भी समझ में आता है, प्लांट सेल का भाई तुम लोग देख लो, रॉबर्ट हुक सबसे पहले यही तो बताया था कि कॉक, अब कॉक भी एक प्लांट सेल ही है ना, कॉकरोच सेल होगा वो एक प्लांट सेल ही होगा। तो इस हिसाब से प्लांट सेल का तो तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी पता नहीं क्यों बता दिया उन्होंने। अब तुम्हें इनके नाम पता चलने चाहिए। Schleiden in 1838 and Schwann in 1839। The cell theory was further expanded by Virchow in 1855। अब सेल थ्योरी को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया, क्योंकि हम नंबर को एक्सपैंड के सामने लिखते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के लिखना, वैसे इन्होंने बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में कुछ बोल दिया, बता दिया, लिख दिया, जो तुम्हें मानना है मान लो। बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इन्होंने कुछ नया बताया हमें ना, कि बाकी सब में तो फिर भी कुछ रिलेटिव बताया था, पर इन्होंने कुछ अलग बताया। क्या सॉरी मैं थोड़ा तेज बोलने लग गया था, कि इन्होंने बताया कि, अब सस्पेंस में देखो ना, कि जो हमारे सेल्स हैं वो जन्म देते हैं अलग सेल्स को, नए सेल्स को। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई अगर सच्ची बात होता तो हमारी बॉडी के सेल्स से वो उभर के बाहर आते हैं, तो हम लोग इतने मोटे होते, इतने हट्टे कट्टे, इतने बड़े से होते, तो ऐसा होता, डेफिनेटली होता। बट कहानी में एक नया ट्विस्ट, स्टोरी में एक नया ट्विस्ट, कि हमारे जो सेल्स हैं ये 1-2 दिन में मर जाते हैं। मतलब कि अगर ये लोग जन्म ना लें सेल को, तो हम लोग जिंदा होंगे कि 1-2 दिन बाद ही मर जाएंगे। और भाई जिंदा होंगे भी कैसे होंगे, होगा भी तो 1-2 दिन में मर जाएंगे। तो इस हिसाब से जैसे ह्यूमन जन्म लेना था, उसके 1-2 दिन बाद ह्यूमन ने तो मर जाना था। फायदा क्या था फिर जीने का? फायदा क्या होगा, हम लोग जीते ही नहीं, ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए इस थ्योरी को मैं इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। थ्योरी नहीं बल्कि ये फैक्ट मान लो तुम लोग इसको, है ना। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जिनमें से बिलियंस तो हमारे झड़ जाते हैं। स्किन सेल्स हमारे पता नहीं कितने ज्यादा झड़ते हैं दिन में, मतलब कि इतने कि तुम लोग जो देखते हो ना, कि कभी तुमने देखा होगा अंधेरा सा रूम होगा, यदि अंधेरा भरा होगा रूम में, तभी एक जगह से रोशनी निकल के आ रही है खिड़की में से, वहां तुम्हें कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे उड़ते हुए। तो उन पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स हमारे सिर्फ स्किन के होते हैं,
और इतने ज्यादा झड़ते हैं ना हमारे स्किन के पार्टिकल्स के साल भर के इकट्ठा कर लिया जाए ना तो वो हो जाए उनसे, कह सकते हो। नहीं मैंने कुछ ज्यादा बड़ा चला के तो नहीं बोल दिया, अब पता नहीं यार, बस वो डीकम्पोज हो जाते हैं मान लो हवा में, ऐसा कुछ होता है। अब आगे विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, देखा मैंने पहले से बताया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, हमें चला पढ़ना नहीं पड़ेगा अब। इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ नया वर्ड आता है ऑर्गेनेल्स। क्या है ये ऑर्गेनेल्स? मैं इसके बारे में तुम्हें बताने वाला था, लेकिन इन लोगों को मेरा सस्पेंस काटने का कुछ ज्यादा ही मजा आता है, बल्कि मैं बाद में बताने वाला था तुम लोगों को, नहीं लेकिन इन लोगों को पहले बताना है, सस्पेंस खत्म करना है। ठीक है चलो कर ही दिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ ऑर्गेनेल्स क्या है। अब तुम लोगों को इससे कुछ वर्ड याद आ रहा होगा, ऑर्गन्स याद आया कि सेल बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म को। समझ आ गया? अब मैं बताता हूं तुम्हें ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनेल्स और ऑर्गन सेम वर्ड है। हाँ क्यों सेम है? क्योंकि जिस बंदे ने ये नाम दिया ना उसको भी रॉबर्ट हुक की तरह महान बनना था। सेल की सारी चीज दिखती है तो उसका नाम सेल ही दे दो, है ना। उसी तरह ऑर्गन, जैसे कि एक ह्यूमन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं हमारे ऑर्गन्स, वैसे ही एक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और वो भी अलग अलग काम करते हैं, है ना। तो वैसे ही सेल के ऑर्गन्स को ऑर्गेनेल्स दे दिया नाम। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हम लोग कोई प्रॉब्लम हो उसका नाम याद रखने में, इन लोगों को बस नाम देना और खुद का नाम बढ़ाना है ना। फिर भी देखो अभी तक इसका नाम याद नहीं आया किसी को, बुक में नहीं लिखा हुआ है, याद रखना। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस led to the discovery of microscope world. It was now known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba. इसकी मैंने तुम्हें बता ही दिया था इसका मतलब कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसी की तरह सेल में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं खुद के, वो अलग अलग काम करते हैं, और सेल हमारा पूरा एक घर की तरह कह सकते हो, पूरा ऑर्गेनिज्म ही कह सकते हो। तब ये देखो बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल है, only a single cell, and it is very pretty much same to a human cell। मतलब अगर एक ह्यूमन सेल को अलग कर दिया जाए तो वो भी अपनी आराम से जिंदगी जी सकता है, with no doubt it can live। तो इसी हिसाब से उसमें बस थोड़ा सा एवोल्यूशन होने की जरूरत है ना। तो पोकेमॉन फैंस इसके मतलब समझ गए होंगे, और जो हिस्ट्री फैंस है वो भी समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अमोइबा के साथ कुछ और भी जैसे कि क्लाइमेनोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। अब तुम लोग को एक बात बता दूं कि जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना सारे वर्ड्स की, साइंस के वर्ड्स की, है ना, तो इन लोगों को चाहे तुम कि अपने अलग ही वर्ड्स की तुम लोग बोल दो डोमिनोज, है ना, तो भी दूसरे को समझ आ जाएगा। पता है क्यों? इनके नाम होते इतने अजीब है, एक दूसरे से ज्यादा पूरे के पूरे मेल खाते हैं, अरे इतने अलग होते हैं कि इनका बारे में सोचने मुश्किल है भाई, याद करने में मुश्किल है। इसलिए बस थोड़ी सी मस्ती के साथ हमने इसे डोमिनास को डोमिनोज बना दिया और डोमिनोज को डोमिनास बना दिया, ऐसे करके याद हो जाएगा भाई। देख लो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, है ना। तो इसके साथ लाइक कर देना, है ना। आगे पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिक का मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल से बना हुआ, सिंपल सेल से बना हुआ, या फिर सेल ही कुछ, है ना। तो बस इतना ही पता है। तो यूनि मतलब सिंगल, मल्टी मतलब मैनी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, एक सेल से बना हुआ बहुत सारे सेल से बने हुए, ये भी क्लियर करा दिया मैंने तुम्हें। हाँ तो every organism has a single cell, मतलब how cells divide to produce cells of their own kind, all cells thus come from pre-existing cells। अब तुम लोगों ने अपने माँ बाप को सुना कि अरे तुम लोगों ने सुना होगा वंशज, वंश, है ना, समझ गए ना मतलब। तो बस वैसे ही सेल के भी वंश होते हैं, उनकी वंशज होते हैं जो एक ही डीएनए को लेके चल रहे होते हैं, उसमें थोड़े से एवोल्यूशंस कर रहे होते हैं, उसी हिसाब से सेल्स में भी सेम होता है। अब डीएनए को उसमें तुम्हें आगे जाकर समझाऊंगा, अगर मेरे सस्पेंस नहीं खत्म किया तो। अब ये जो एक्टिविटी है ये जरूरी नहीं है पर मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ
कि ये आने वाली एक्टिविटी है, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, उसके जैसे ही कुछ और चीजें लेनी है, माइक्रोस्कोप के अंदर डाल के देखना, तुम्हें उसका अलग अलग चित्र वर्णन करना है। अब देखो भाई, मेरे को पता नहीं चलता ना एनसीईआरटी वालों का क्या ही दिमाग चल रहा है, सारे साइंस के बुक्स में पता नहीं क्या ही दिमाग चलता है इनको लगता है हमारे घर में माइक्रोस्कोप भी बड़ी है, हमारे घर में सारे एसिड भी पड़े हैं, इनको लग रहा है हमारे घर में सब कुछ पड़ा हुआ है और हम लोग उसको तुरंत निकाल के एक्सपेरिमेंट करके बड़े अमीर बन जाएंगे, है ना। इन लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों ही लगता है कि साइंस लैब में, हमारे किसी लैब में जाना हो तो भाई इन एक्टिविटीज को करते करते ना हमें पूरा साल निकल जाएगा, इतनी एक्टिविटीज करूंगे, जितनी एक्टिविटीज होती है मैडम नहीं करा पाएंगे इतनी एक्टिविटीज को जितने लोग भर के दे देते हैं। हाँ, उनके बारे में सोच सकते हैं, और ताकि तुम्हें सोचना ना पड़े इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है सबके बारे में, तो चेक इट आउट यार। मैं पूरा एनिमेशन कर रखी, तुम्हें पूरा सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हो इतना आराम से, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, तो देख लेना भाई। तो अब यहाँ अलग अलग सेल्स के बारे में बता रखा है, जैसे कि मसल सेल। अब इन लोगों ने उम्मीद की थी कि हम लोग अपने जो मसल है ना हमारे बने हुए, इसका टुकड़ा निकाल के माइक्रोस्कोप में डाल के देखेंगे, ब्लड खून निकालेगा, जानबूझ के अपना टुकड़ा निकलेगा, खून में निकल जाएगा, साथ में नर्व सेल्स भी 2-4 आ जाएंगे जी भाई। ये नर्व सेल्स इनको, अब तुम लोग इमेजिन करो भाई ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते होंगे, कितना अजीब होता है इनका सिस्टम। हाँ यार, अजीब तो लगता है। आगे है ओवम सेल, बोन सेल्स, स्पर्म सेल्स, फैट सेल्स। वो देखो फैट के सेल्स भी दिखा के, और फैट के सेल्स भी एकदम सेम दिखते हैं, यहाँ इनको फैट निकला हुआ है, देखो यहाँ पर इतने से पार्ट में ना इनको फैट निकला हुआ है। आगे अगर हम देखें तो शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है, उसी के हिसाब से उनकी होती है शेप एंड साइज, और हर सेल की अपनी अपनी शेप और साइज होती है। आगे है बहुत कुछ जिसको डिटेल करने की जरूरी बात है ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो तुम खुद पढ़ सकते हो, है ना। हाँ, मुझ पे इतना बोझ भी डाल दो भाई, खुद भी कुछ ना कुछ पढ़ लो। आगे, व्हाट इज दिस सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। अब यहाँ बात आती है ऑर्गेनेलिस की, कि सेल क्या किस किस चीज से बना होता है। तो हम कहते हैं सेल एटम से बना होता है। आगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, होगी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है सेल की। सबसे पहले मैंने बता रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। मैंने बता दिया इसके बारे में, ये लिफाफा है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं और बाकी ऑर्गेनेलिस भी होती है। आगे हमें पता चलता है कि बहुत कुछ है इसमें। साइटोप्लाज्म का मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ चीजें जो तुम्हें बस इसका नाम से याद नहीं चाहिए, है ना। तो जब मान लो मैं उस तरह फिर से आ रहा हूँ, मैं है ना, मैं उस तरह फिर से आ रहा हूँ। तो जब माइक्रोस्कोप से मैंने देखा उनको, इमेजिन कर रहे हो तुम लोग, है ना, देखा, मेरे को बड़ा अजीब लगा। मैं फिर से विकिपीडिया में गया, मैंने देखा इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो मुझे पता चला, अरे भाई मैं तो गाना गाने लग गया बड़ा घटिया सा। हाँ, तो मेरे को पता चला कि बहुत कुछ है भाई इसमें, इतना ही पढ़ सकता हूँ मैं, थक जाता हूँ, है ना, बहुत कुछ है इसमें। चलो फिर बता देता हूँ तुम लोगों को। तो इसमें मेरे को पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, हाँ, जो कुछ एंटर होने के लिए बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं ना ऑटोमेटिक डोर्स, है ना, वैसे ही अगर हम लोग अच्छे इंसान हैं, हम लोग अच्छे खासे भारी हैं, तो फिर उसके नीचे चटाई के नीचे कुछ सिस्टम होता है उसका, है ना। अगर हमारा वेट इतना सफिशिएंट है तो फिर वो हमें अंदर आने की इजाजत देता है, ऑटोमेटिक डोर हमें अंदर आने की इजाजत देता है। पर अगर हमारा वेट सफिशिएंट नहीं है, मान लो अगर एक चूहा आ गया, तो चूहे के दरवाजा नहीं खुलेगा, वो ह्यूमन के लिए ही खुलेगा, चूहे के लिए नहीं खुलेगा। तो उनका एक वेटिंग सिस्टम होता है जिस हिसाब से होता है उसका, है ना। तो वैसे ही इनका भी कुछ सिस्टम होता है जिससे चेक कर लेते हैं सेल्स कि जो आने वाली चीज जो अंदर आ रही है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेना कि नहीं, या फिर जो चीज हमारे अंदर से बाहर निकलनी है ये बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये सारा चीज देखती है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सब बंद नहीं रहती है लिफाफा, ये बंद नहीं रहता है, ये तब खुलता भी है कि पूरा नहीं खुलता, ये उसके अंदर एक होल बन जाता है जिसके अंदर से आ जाता है सामान, लेकिन बाहर नहीं जाता जब तक सेल मेम्ब्रेन की परमिशन ना हो। भाई मैंने कितना तेज तेज बोल दिया, अगर तुम्हें ज्यादा फास्ट लगेगा तो स्लो मोशन में करके देख लो वीडियो थोड़ा सा। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना अच्छा काम करती है ना कि क्या ही बताऊं मैं। अब भाई मैंने इसकी खुद की थ्योरी निकाली है और पता नहीं सही शायद सच भी है कि नहीं, पर हाँ यही सच है, मान लो तुम लोग,
है ना। तो हम लोग जैसे कि अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा क्यों होता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, मतलब कि मैं स्टोरी के हिसाब से समझा रहा हूँ ना, स्टोरी मैंने इसे सोचा था और ये सच निकला। तो तुम लोग इतना याद रखो, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब तुम लोग एक चीज नोटिस किया होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, राइट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, तो C उसमें जुड़ा है। तो वैसे ही हमारे साथ होता क्या है कि हम लोग जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, है ना, तो वो ऑक्सीजन हमारे सारे के सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। हाँ, हमारे पूरी बॉडी के सेल्स में डिवाइड हो जाता है ना। और फिर क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी के सेल्स में जितना भी उनका वेस्ट निकलता है, हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन निकलती है, ह्यूमन एक्सक्रीशन निकलती है, उनके बॉडी से निकलती है एक्सक्रीशन जो होती है कार्बन। अब वो कार्बन का मॉलिक्यूल हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से चिपक जाता है, CO2 बन जाता है और वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो ये है हमारी बॉडी का कार्बन एक्सहेलिंग सिस्टम, समझ गए। हाँ, तो ये बहुत प्यारी सी प्रोसेस है जिसको मैं तुम्हें समझा दिया और अब बस हो गया। अब आता है एक मोड ट्विस्ट आता है स्टोरी में। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं देख रहा था ध्यान से, तो मुझे एक बड़ा अजीब नाम दिखा, अमोइबा। अब अमोइबा क्या करती है, उसका जो उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बड़ा अजीब सा है। हमने 8th क्लास में उसको इतना डिटेल से देखा था ना अमोइबा को, कि मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि इसके पास एक बड़े अजीब से पाँव होते थे और उन पाँव का नाम, हाथ पाँव जो भी तुम कहो, उनका नाम भी बड़ा अजीब सा था भाई, सूडोफोडिया। ये इतना अजीब नाम है ना कि इसको याद करने के लिए तुम्हें पहले साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हें नाम याद होगा। इसलिए मैं साइंटिस्ट बन चुका हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, मैंने वो इलेक्ट्रिक बल्ब से को जलाया है भाई, मैं साइंटिस्ट हूँ, तुम भी साइंटिस्ट हो, जानता हूँ, सबने बल्ब को जलाया बैटरी से। हाँ, तो तुम लोग भी साइंटिस्ट हो, तुम्हें कोई नाम याद हो जाएगा, सूडोफोडिया। तो अब सूडोफोडिया का क्या, सूडोफोडिया क्या करता है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं करता है, एक राउंड सा अमोइबा की कोई डिफाइंड शेप नहीं होती, इसमें से 2 धाराएं निकलती। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ ड्रॉ करने का। अब देखो तुम लोग, यहाँ पर मान लो ये है हमारी अमोइबा, है ना, बड़ी गंदी पिक्चर बनी है, जानते हैं, रुको इरेज करने दो इसको, थोड़ा अच्छी बनाऊंगा इस बार। नाराज मत हो यार, इतना नाराजगी अच्छी नहीं है भाई मेरे से, है ना। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ ये जगह ठीक है एकदम, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब तुम लोग देखो, मान लो ये है हमारी अमोइबा। देखा भाई मैं कितनी अजीब अजीब शेप बना रहा हूँ अमोइबा की, अमोइबा को रोस्ट कर रहे हैं हम लोग। मान लो ये है अमोइबा, ये आया इसका खाना, है ना। अब ये बंदा पूरा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, अब ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा बन जाएगा ऐसे, यू खाना यहाँ देखो, ये बंदा ऐसे बन जाएगा अचानक से ही, तो थोड़ा टाइम लगेगा पर बन जाएगा ऐसा। और इसके 2 पाँव निकल आएंगे। अब क्या होगा कि इसके पाँव यहां से मुड़ के यहां को चले जाएंगे, ऐसे निकल के ऐसे बन जाएंगे। सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, क्या करता हूं मैं, मुझे भी समझ नहीं आता, सॉरी। तो इसके पाँव ऐसे बन जाएंगे कि ये बन जाएगा ऐसा। हाँ, खाना अंदर ले चुका, उसका कोई पाँव ही नहीं है, इसके पाँव की जगह बस एक थोड़ी सी स्पेस है। और क्या ही बताऊं मैं, ये इसका खाना है। तो अब कुछ नहीं होगा, अब हमारा क्या होगा कि ये अमोइबा, ये खाना, इसके अंदर के ऑर्गेनेली थोड़े थोड़े राइबोसोम्स वगैरह वगैरह, और जब इस खाने का ये लोग पूरा चूज लेंगे न्यूट्रिशन, तब इसको बाहर निकाल देंगे। बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। इन लोगों ने हमारा पूरा रोस्ट किया है बस अभी, और कुछ नहीं किया है, हम लोगों से उल्लू बनाया है। तो आगे हम देखते हैं। तो यही होता है बस इसमें भाई, सूडोफोडिया का बस यही काम है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्या नाम था भाई, कहाँ गया, यही तो था पिछली बार। रुको, अभी नाम आएगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगा, रुको, कहाँ नाम, हाँ, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, यही है इसका नाम। पता नहीं किसने सोचा इसका नाम दिया, प्रोसेस का नाम, पर बस है। और एक और प्रोसेस होती है हमारे सेल्स के अंदर, जिसका नाम है ऑस्मोसिस। इसके अंदर ये होता है कि हमारा सेल, मान लो ये हमारा सेल है ना, ये अगर
नहीं, ऑस्मोसिस का मैं तुम्हें प्रोसेस बता देता हूँ पहले क्या होता है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस ये होता है कि मान लो ये जगह है, यहाँ पर इस जगह पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर की बहुत ज्यादा है और इस जगह बहुत कम है, तो जब वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। समझ आ गया? तो ठीक है। अब यहाँ इस प्रोसेस हमारे सेल के साथ इसका क्या लेना देना मैं तुम्हें बताता हूँ। इसका ये लेना देना है कि इमेजिन करो मेरे पास एक किशमिश है। किशमिश हम जानते हैं बहुत सारे सेल से बनी होती है। तो अगर तुम इसको किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालो जिसका कॉन्सेंट्रेशन किशमिश से बहुत ज्यादा होगा, जिसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो मान लो ये हमारी किशमिश है, इसका ये हमारे पास वो सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। मान लो ये कोई एसिड है ना, ये एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जिसके अंदर वाटर, एसिड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सॉरी, कोई ऐसा चीज है जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है वाटर का, तो क्या होगा कि हमारी जो किशमिश है ये किशमिश से गुब्बारा बन जाएगी। सच्ची में बलून नहीं बनेगी, ऐसे बहुत ज्यादा फूल जाएगी किशमिश हमारी। और अगर यही चीज हमारे साथ तब हो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा लो हो, तो जिसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, तो किशमिश हमारी सूख जाएगी, किशमिश से ये छोटी किशमिश बन जाएगी। तो यही होता है इसमें। और इसमें एक और टाइप होता है जब किशमिश और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो हमारी किशमिश किशमिश ही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब अगर तुम्हें ये सब कुछ पता चल चुका हो तो आगे बढ़ते हैं। यही था हमारा ऑस्मोसिस की कहानी। तो अब यहाँ बता रखा है कि ये सारा मैंने तुम्हें बता दिया। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इतना पार्ट देख लो, इतना पार्ट है ना, सारा इसी पे लिखा हुआ मैंने तुम्हें, देखो कितनी आसानी से बता दिया। तो आगे अगर हम इस जगह देखें तो एक्टिविटी बता रखी है कि तुम्हें एक अंडे को डालना है। अब देखो मैं तो अंडा खाता नहीं हूँ, तो मेरे को उसके बारे में पता, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था उसी स्टोरी के हिसाब से, तो वहां मेरे को पता चला कि अंडे को अगर तुम पानी के अंदर डाल के रखो तो वो फूल जाता है, अगर तुम उसकी शेल को निकाल दो पहले तो उसी हिसाब से सब कुछ है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है सेल वॉल। यस, इट्स सेल वॉल, इट्स जस्ट एंड जस्ट सेल वॉल। तो अब सब लोग जानते हैं, शायद तुम में से कोई नहीं जानता हो कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल हमारे पास एक ऐसी कवरिंग है जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है। सिर्फ प्लांट्स के लिए भाई बड़ा भेदभाव है दुनिया में, ये दुनिया पूरी पाखंडी है, यहाँ पर अच्छे लोगों के लिए कोई काम नहीं है, एनिमल सेल्स के लिए कोई काम ही नहीं है। इन लोगों ने भगवान जी ने क्या कर रखा है कि हमारे पास एक एनिमल सेल है मान लो, तो उसको उन लोगों ने कवरिंग दे रखी है सेपोसिडिक सेल मेम्ब्रेन की, जो है ये बॉर्डर। और प्लांट सेल को उन लोगों ने एक्स्ट्रा मोटी सी कवरिंग दे रखी है सेल वॉल की। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लो एक ह्यूमन है हमारे पास, इसको अगर कोई चाकू मारने के लिए आया, ऐसे मेरी ड्राइंग ऐसे बहुत घटिया देनी, बस कुछ स्टाइलिश नहीं है ना, देख लो है ना, इसको कोई चाकू मारने के लिए आया तो ये ह्यूमन बच जाएगा और चाकू से दूर हो जाएगा। मान लो ये है चाकू और यहाँ पर जो हमारा ह्यूमन है ये इससे दूर हो गया, ये बच गया चाकू खाने से। पर मान लो एक प्लांट सेल है, जैसे कि हमारे पास एक बैंगन का सेल है, ये तो आम लग रहा है ना, आम है हमारे पास, इसको अगर हम लोग काटने आए तो ये तो कट जाएगा, इसको कोई बचा ही नहीं सकता। तो इसलिए इनके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, इसका नाम है सेल वॉल। हाँ मैं जानता हूँ उसके बाद में हम लोग उसको काट लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, ये हम लोगों ने चाकू बना दिया है, लेकिन ये उनके लिए ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इनको एक्स्ट्रा कवरिंग मिल जाती है जो इनको बाहर के एटमॉस्फेयर से बचाता है। जैसे कि मान लो अगर सेल वॉल नहीं होती तो शायद कुछ हमारे प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो वहां जी ही नहीं पाते, जो हमारी सनलाइट से यूवी हो जाती है उनको एब्जॉर्ब उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, वो बच नहीं पाते, इसीलिए हमारी सेल वॉल होती है। और इसलिए आप अगर किसी ट्री को छुओगे तो आपको सॉफ्ट फील नहीं करेगा, बल्कि आपको थोड़ा रिजिड सा फील कराएगा, है ना। तो यही है हमारा सेल वॉल की कहानी, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। बस ये याद रखना कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती,
प्लांट सेल में होती है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, और एनिमल सेल होती भी तो कराएगी कहाँ से। तो यही हमारे डिफरेंस में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और एक्टिविटी लिखी हुई है कि आपको एक लीफ लेना है, उसको टच करके देखना है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं कि हमारे पास ये एक्टिविटी करने का मटेरियल नहीं है ना। तो और इसकी जरूरत नहीं है कि मैंने आपको समझा दिया, आपके दिमाग में कोई इमेजिनेशन बनके ये एक्टिविटी आ जाएगी। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर आपको फिर भी जरूरी है ये एक्टिविटी करना तो आप उसको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ऐसे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरी बुक सुनते सुनते। आगे आते हैं हम लोग अभी जल्दी से कर लेते हैं चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। आगे हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है मैंने बता दिया, न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का। न्यूक्लियस को मैं अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने एनिमेशन तो कर रखी है वहां पर अपने चैनल में, तुम लोग देख लेना यार प्लीज, तुम लोगों का भविष्य हो जाएगा एनिमेशन को देखने से, सच बता रहा हूँ। तो अगर उसको ध्यान से देखें तो न्यूक्लियस कुछ नहीं है, बस ये हमारा बहुत बड़ा सेल है, इसके अंदर ये है हमारे पास न्यूक्लियस। देख लो न्यूक्लियस। अब होता ये है कि हमारा जो न्यूक्लियस है ये पावर ब्रेन है सेल का, जो न्यूक्लियस कहेगा वही पूरा सेल करेगा, और सेल को नहीं डाल सकता। न्यूक्लियस कहेगा साइटोप्लाज्म तू अपने अंदर छेद कर ले और किसी चीज को अंदर आने दे, तो साइटोप्लाज्म को ये करना ही पड़ेगा। न्यूक्लियस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा सेल क्या कर रहा है। न्यूक्लियस को ये तक पता होता है कि बगल वाला सेल क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को ये तक पता होता है कि हमारा, अगर मान लो हमारे पाँव का न्यूक्लियस है, पाँव के सेल का न्यूक्लियस है, तो उसको ये पता होगा कि हमारा दिमाग का सेल क्या कर रहा है। तभी तो जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना, वो इसी न्यूक्लियस के टेलीपैथी के द्वारा होती है। टेलीपैथी तो नहीं करते, अभी हम लोग यही करेंगे कि हमने इसके बारे में डीप स्टडी नहीं की है। तो होता यह है कि हर एक न्यूक्लियस एक दूसरे कांटेक्ट में रहता है और वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। मान लो जैसे कि पूरे कंप्यूटर की ब्रांच है, जैसे कि कंपनी का एक कंप्यूटर है, उसको पता होता है कि दूसरे कंप्यूटर में क्या चल रहा है, वैसे ही एक न्यूज़ को पता है कि हमारी कंपनी के दूसरे कंप्यूटर में क्या चल रहा है। आगे हम लोग देखें तो इस न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत कुछ होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रस्सियों टाइप है ना, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा बारूद एक गोला सा होता है। अब इस गोले को डिफाइन करता हूं मैं थोड़ा अलग से, मैं न्यूक्लियस की तस्वीर बना लेता हूँ। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस, इसके बाहर वाला है हमारे पास सेल। तो इस न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो जुड़ा होता है इसके हर एक ऐसे क्रोमैटिन से। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन क्या होता है, ये क्रोमैटिन हमारा होता है डिवाइड। किस में डिवाइड होता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास न्यूक्लियोइड है। अब ये क्रोमैटिन बहुत ज्यादा जॉइंट होता है, कंप्रेस। हाँ मैं जानता हूँ वीडियो एडिटर्स को पता होगा कंप्रेस का मतलब यहाँ क्या है, तो तुम लोग अगर नहीं पता तो तुम्हें बता दो। कंप्रेस का मतलब ये होता है कि उसको बस इतना ज्यादा पास ले आना कि वो छोटा हो जाए, वो छोटा दिख दे, जोड़ा दिखे। अगर हम हमारा रूम है, अगर हम उसको बहुत ज्यादा दम लगाएंगे तो मान लो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पाउडर सा बन जाएगा, है ना। और पाउडर हमें बहुत कम लगेगा पूरे रूम के बराबर, क्योंकि इसके अंदर स्पेस है, रूम के अंदर स्पेस है, लेकिन उस पाउडर के अंदर स्पेस बहुत कम होगी। उसी वजह से तो कंप्रेस होके वो बन जाता है ऐसा। हाँ एक्स लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा मोटा होता है वैसे तो, वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, इसलिए रोना मत। हाँ जानते तुम लोग रोगे भी नहीं, तो मैं मेरे को थोड़ा सा बुरा कहोगे, नहीं ना बना हूँ, मेरा स्टाइलिश नहीं है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं, मतलब कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलस। अब जो हमारे पास बीच वाला न्यूक्लियोलस होता है वो, अगर मैं न्यूक्लियोइड बोल जाओ गलती से कहीं पर तो सॉरी, न्यूक्लियोलस होता है वो। तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है कि पूरे सेल का पूरा डीएनए बनता है, यहाँ पर डीएनए होता है न्यूक्लियस में पूरा भरा हुआ, क्रोमोसोम में डीएनए भरा होता है। न्यूक्लियस क्या करता है हमारा बनाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स ही पूरा मान लो कि एनर्जी की तरह काम करता है, बहुत ज्यादा काम का है ये राइबोसोम। ये पूरे सेल का काम ही इसको होता है, राइबोसोम्स के इर्द गिर्द घूमता है। तो अब हमें न्यूक्लियस में अब फिलहाल इतना ही पढ़ना जरूरी है। तो आगे हम लोग देखें तो न्यूक्लियस भी बहुत अलग, न्यूक्लियस के टाइप में सेल को डिवाइड किया गया। एक है यूकारियोटिक सेल, एक है प्रोकारियोटिक सेल। अब जो प्रो लोग हैं उनको लग रहा होगा कि जो प्रो है मतलब कि वो बहुत अच्छा होता होगा, प्रो मतलब कि प्रोफेशनल, है ना।
तुम लोगों के मन में ये धारा है, लेकिन इसका ऑपोजिट है। प्रो का मतलब यहाँ पर है जो फिलहाल मूड है, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो फिलहाल प्रो है। कैसे? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, जो उस न्यूक्लियस को ज्यादा अच्छे से वो उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, दिखने में खूबसूरत नहीं है, और उसके पास कोई खूबी भी नहीं है ऐसी। उसका मतलब कि खुद का जो हमारे पास जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसकी बैक्टीरिया नहीं तो अलग अलग होते हैं, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन का वो लैक होता है, कमी होती है इंफॉर्मेशन की भी। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो वेल डिफाइंड, सुशील, सुंदर, संस्कारी सब होते हैं वो, है ना। तो तुम लोग उसकी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, यूकैरियोटिक सेल अपना काम खुद कर लेगा। जो सेल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं ह्यूमंस के अंदर, तभी उनके पास पूरा कॉन्टैक्ट होता है, पूरी जानकारी होती है, पूरे राइबोसोम्स होते हैं, सब होता है, तो उसकी टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। साइटोप्लाज्म में से एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं। ऑर्गेनेलीज जो भी कहो तुम, ये फ्लोट करते हैं, मतलब कि तैरते रहते हैं, क्योंकि पानी के अंदर डूबे हुए तुम लोग, और तुम लोग फ्लोट आगे आधे पानी में तुम लोग बस फ्लोट कर रहे हो, इतना समझो। तुम लोग बस उसमें तैर रहे हो अंदर की तरफ, है ना। इसके डाइव कर रहे हो तुम लोग, बस इतना याद रखो, है ना। तो डाइव होती है, फ्लोट कर रही होती है, तो यही है हमारा साइटोप्लाज्म, और कुछ नहीं है। और भी बोल रहे हैं। अब हम आए मेन सेल ऑर्गेनेलीज पे। अब हमारे जो मेन सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनको हम देख रहे हैं। सबसे पहला जो आता है इसमें वो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हमें सेल के मेन स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना होगा। तो मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द होता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक जो न्यूक्लियस के पास वाला होता है, ये होता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो हमारा दूर वाला होता है ये होता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया कि SER और RER। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका भी बहुत सारा काम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक का भी बहुत सारा काम होता है। अब क्योंकि नाम से पता चलता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बोलता है रफ है, रिजिड होगा। तो रिजिड चीजों का तुमने देखा होगा, तो उन पे हाथ लगाओ तो उसमें फ्रिक्शन जो होती है ना, और स्मूथ फिसल सी जाती है। तो बस वैसे ही हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब न्यूक्लियस से राइबोसोम्स निकलते हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास से वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर से भी कुछ निकलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से भी, और उनका कुछ अलग अलग उनमें या तो पैकेजिंग हो जाती है, या फिर उनका कुछ अच्छा चीज हो जाती है उनके साथ, उनकी किस्मत हो जाती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ हो जाते चिपक जाते हैं। उस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और बहुत सारे काम होता है। इसकी वो एक लिपिड नाम की चीज बनाता है, जिसके बारे में हम लोगों को हायर क्लास में ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। अभी मैं इतना बता सकता हूँ कि वो बनाते हैं लिपिड्स, है ना। और हमारे पास जितने भी चीजें कि ये इनका बहुत मेन रोल है, क्योंकि यही हमारे राइबोसोम्स को भेजते हैं कि यहाँ से न्यूक्लियोलस का काम पता चल गया, वो राइबोसोम्स को बनाता है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस तक न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन पता है कि तुम इसको भेजना कहाँ है, और ये लोग उसको वहां से भेज देते हैं दूसरी जगह पे, है ना। तो हम आगे देखते हैं कि ये जगह कौन सी है, उसका क्या काम है, और बाकी सब कुछ क्या क्या है। तो अब हमारे पास ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है। अब तुम लोग ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे पास है यहाँ पर, मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा बहुत बड़ा सस्पेंस तोड़ने वाला है, तो मैं तुम्हें अभी से बता देता हूँ कि क्या क्या है। मैं कलर चेंज कर लूंगा, मेरे को पसंद नहीं आ रहा ये कलर, है ना, तो रेड कलर ठीक रहेगा, है ना। तो अब तुम लोग देखो, तो ये है हमारे पास न्यूक्लियस, इसके अंदर वाला ये वाला हमारे पास न्यूक्लियोलस, उसके साइड वाला हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ, इसके अंदर में एक फ्लूइड होता है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, याद रखना भाई। हाँ, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ, मैं क्यों बता रहा हूँ, है ना, मैं तो आगे तुम्हें बता रहा हूँ, सॉरी, है ना, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये है हमारे पास न्यूक्लियस, इशारा देख लो। ये हमारे पास गोल की बॉडीज है, ये जो साइड में दिख रही है 3 लेयर्स वाली,
ये वाली, ये हमारे पास गोल्गी बॉडीज हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इतनी साइड में। उसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियस के ऊपर का जो मेम्ब्रेन है, जिसकी हमारे पास सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होता है ना, तो इसका न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवरिंग सी होती है छोटी सी पतली सी, जिसको हम न्यूक्लियस एनवेलप कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एडजेसेंट सेल वॉल है, कि सेल वॉल है हमारे पास प्लांट सेल में। उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। अब हाँ, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, तो मेरे को लगता है मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है कि क्या है। हम हाँ आगे मैं बताऊंगा तुम्हें, चिंता मत करो। तो अभी हमारे पास एक मिनट देखने दो एक चीज, चलो कुछ देता है ना। तो अब हमारे पास यहाँ बहुत कुछ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मैंने तुम्हें बता दिया है, सीटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रियम, राइबोसोम्स, सेल वॉल, एडिशन सेल वॉल, सब कुछ हो चुका है। तो इतना आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है इस वीडियो के लिए। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए टाटा बाय, सी यू, बाय बाय।